नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम भारत की राज्य व्यवस्था कर रहे थे। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हमारा जो भाग नंबर चल रहा था वो भाग नंबर 5 ही चल रहा था। मैंने आपको बताया था भाग नंबर 5 भारत की राज्य व्यवस्था के जितने भी भाग हैं यानी 22 भागों में से सबसे बड़ा भाग है 5 नंबर भाग नंबर 5, इसीलिए इसके अंदर ज्यादा टाइम और ज्यादा क्लासें होंगी। ठीक है। भाग नंबर 5 का था 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद थे, जिसके अंदर 104 तक आज कंप्लीट कर देंगे। बाकी जितने भी अनुच्छेद रह जाएंगे 4 या 5 क्लास इसकी और आएगी। इसके बाद में भाग नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। भाग नंबर 4-5 के अंदर लास्ट अनुच्छेद पढ़ रहा था हमने 93 वाला। 93 के अंदर जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया था। और एक पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था भी राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा अस्थायी नहीं होता, राज्यसभा स्थायी सदन होता है। उसको मुंह से निकल गया था, वो देख लेना। हालांकि मैंने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी उसके अंदर मैंने आपको अस्थायी स्थायी लिखाया था, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन होता है। इस बात का ध्यान रखना। क्यों स्थायी होता है? क्योंकि राज्यसभा एनी टाइम ही संसद के अंदर रहता है। ठीक है। लोकसभा तो 5 साल के बाद में नई चुन के आ जाती है, लेकिन राज्यसभा 5 साल के बाद में नहीं आती। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और हर एक 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों का क्या होता है, नए निर्वाचित होते हैं। इसलिए राज्यसभा कौन सी सदन होगी? राज्यसभा स्थायी सदन होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो एनी टाइम ही संसद के अंदर रहती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में देखते हैं, आज हम अनुच्छेद 94 से लेके 104 तक कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 94 के अंदर क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 94 के 3 पार्ट होंगे, एक और बी और एक आगे और होगा सी। यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता, कौन नहीं रहता? यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा, परंतु और कि जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। यहाँ पे लिख लेना, लोकसभा का सदस्य नहीं रहता। कौन नहीं रहता? अध्यक्ष की बात कर रहा है ये। यानी अध्यक्ष के बारे में बताया जा रहा है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रहता और अपना पद क्या करता है, अपना पद खाली करता है, परंतु जब कभी लोकसभा का विघटन होगा, विघटन मैंने आपको बता दिया था, जब कभी भी लोकसभा का विघटन होगा या होता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा का जो नया अधिवेशन होगा, ठीक है, नया अधिवेशन या नया प्रथम अधिवेशन होगा, करने से ठीक पहले अध्यक्ष को अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। यानी लोकसभा के अध्यक्ष का पद है, जब भी लोकसभा संसद के अंदर होगी या सदन के अंदर होगी तो लोकसभा के अध्यक्ष का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। देख लेना, 545 मंत्री होते हैं ना। 545 में से अगर आपकी कार्रवाई के अंदर चलो 300 मंत्री भी आ गए या 200 मंत्री भी आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सबको हैंडल करने के लिए कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो उसका रहना तो परमानेंट अनिवार्य ही होता है, या कंपलसरी बोल सकते हो उसको आपको, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसका पद कभी भी खाली नहीं किया जाता। खाली होगा तो लोकसभा का क्या होगा? लोकसभा का विघटन होगा, और विघटन होने के पश्चात जब प्रथम अधिवेशन होगा, अधिवेशन होने से पहले लोकसभा को या लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है। 1 नंबर पार्ट ये बात कर रहा है 94 का। बी नंबर क्या बोल रहा है? किसी भी समय यदि ऐसा सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को, और यदि ऐसा सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को बताता है भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया जा सकता है। यानी कोई भी ऐसा सदस्य जिसके पास लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने की पात्रता नहीं है और वो क्या करता है, वो क्या होता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन जाता है, तो लोकसभा का यदि अध्यक्ष बनेगा तो उपाध्यक्ष उसको बोलेगा, और यदि उपाध्यक्ष बनेगा तो लोकसभा का अध्यक्ष उसको बोलेगा भी पद से इस्तीफा दिया जा सकता है। और 3 नंबर बात इसकी ये बोल रहा है भी सदन या संसद के अंदर सभी बहुमत द्वारा लोकसभा के एक प्रस्ताव को उनके कार्यालय द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? एक प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। एक प्रस्ताव का मतलब होता है यदि आप लोकसभा के क्या हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो, तो संसद के अंदर 2 सदन होते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया था, एक तो लोकसभा होती है और दूसरा कौन होता है? दूसरा राज्यसभा होती है ना। अगर आप लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 545 होते हैं। 545 ही आपके खिलाफ प्रस्ताव लाके आपको हटा देंगे, यदि आप अध्यक्ष हो या यदि आप उपाध्यक्ष हो। और राज्यसभा के अंदर ऐसी स्थिति हो जाती है तो राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। किसको हटाया जा सकता है? उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है।
ठीक है, इस बात का आप ये ध्यान रखना। तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष या उपसभापति बोल सकते हो। तो सभापति कौन होता है राज्यसभा का? सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उसको भी हटाया जा सकता है। इस बात का आप ध्यान रख लेना। दोनों के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। यह देख लेना, प्रस्ताव तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस नहीं दिया जाएगा। यानी लोकसभा के अध्यक्ष को या लोकसभा के उपाध्यक्ष को आपको पद से हटाना है, तो आपको 14 दिन पहले उसको क्या करना होगा? आपको नोटिस देना होगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। सीधा सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर भी, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने से पहले कितने दिन का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, कितने दिन का दिया जाता है? 14 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, 14 दिन का ही राष्ट्रपति के अंदर था। मैंने जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था, 14 दिन का ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अंदर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना। इसके बाद में अनुच्छेद 95 बात करते हैं। 95 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले या अथवा उसके दायित्वों का निर्वहन करने की उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ये देख लेना, 95 के अंदर क्या बोला गया है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। आप देख लेना, आप किसी भी छोटी सी कंपनी के आप अध्यक्ष हो या डायरेक्टर मैनेजमेंट संभालते हो या डायरेक्टर हो। ठीक है, अगर आप छोटी सी कंपनी के डायरेक्टर हो ना, तो आपके पास भी कुछ शक्तियां, कुछ विशेषाधिकार होंगे इस कंपनी को चलाने के। ठीक है, वैसे ही लोकसभा का क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो भी व्यक्ति काम करता है उसके पास कुछ होती हैं शक्तियां और कुछ क्या होते हैं? विशेषाधिकार होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के पास होते हैं, चाहे वो कोई भी लोकसभा का अध्यक्ष हो, लोकसभा के अध्यक्ष के पास अपने अधिकार होंगे या लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों का जो निर्वहन कर रहा है। कभी भी ऐसी स्थिति आ जाती है, अभी लोकसभा का अध्यक्ष क्या है? संसद के अंदर नहीं है, तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। तो जो शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष के पास थी, वही शक्तियां किसके पास चली जाएगी? लोकसभा के उपाध्यक्ष के पास चली जाएगी। ठीक है, या कोई अन्य व्यक्ति शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना। लोकसभा के अध्यक्ष के पद के रूप में कोई कार्य करेगा, चाहे वो लोकसभा का उपाध्यक्ष हो या चाहे वो सीनियर अधिकारी या सीनियर व्यक्ति होते हैं संसद के, तो उनके पास भी उतनी ही शक्तियां होगी जितनी लोकसभा के अध्यक्ष के पास थी। तो इसके लोकसभा के अध्यक्ष के पास क्या होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ शक्तियां होती है। मैं आपको शक्तियों के बारे में पढ़ाता हूं। पहली शक्ति क्या है इसकी? लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है। लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करने का क्या मतलब होता है? जब भी संसद के अंदर लोकसभा की बैठक होती है, ठीक है, जब भी संसद के अंदर लोकसभा की बैठक होती है, तो उस लोकसभा की बैठक के अंदर आपको पता है भी पक्ष और विपक्ष दोनों साइड के लोग आते हैं। अभी दोनों साइड के लोग आते हैं, तो जो तो होगा लोकसभा के पक्ष के अंदर वो तो अपनी पार्टी की बात करेगा, लेकिन जो विपक्ष के अंदर होगा वो कभी विकास का मुद्दा उठाएगा, कभी बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा, कभी महंगाई का मुद्दा उठाएगा। तो उन सब बातों को मैनेज कौन करता है? उन सब बातों को मैनेज करता है कौन? करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी वो अपनी बातें एक दूसरे की सुनते हैं। अभी कई बार तो ऐसी कार्रवाई उत्पन्न हो जाती है, अभी बातें सुनते सुनते लड़ाई भी हो जाती है, तो इन लड़ाई को कंट्रोल के अंदर कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। 2 नंबर इसकी शक्ति है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन निर्धारण करता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक क्या होता है आगे बढ़ाऊंगा जब 109 का अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर धन विधेयक की परिभाषा है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस चीज का उल्लेख या इस चीज का निर्धारण कौन करेगा? यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को ही होती है। लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। अभी सचिवालय का क्या मतलब होता है? सचिवालय का यह मतलब होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए ना, तो सचिवालय देश का जो लोकसभा का सचिवालय होता है ना, पूरा का पूरा देश इस सचिवालय के अंडर से ही चलता है, पूरा का पूरा। मंत्री तो हर 5 साल के बाद में बदल जाते हैं, 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में मंत्री तो बदल जाते हैं, लेकिन लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो क्या होता है? स्थायी होता है। उसके अंदर क्या होते हैं, जैसे आप डीएम नहीं, यूपीएससी के अकॉर्डिंग आप कलेक्टर बनते हो। कलेक्टर बनने के बाद में जब आपको अच्छा खासा अनुभव हो जाता है ना 25-30 वर्ष का, तो 25-30 वर्ष की नौकरी करने के बाद में आपको क्या सचिव बनाया जाता है, संयुक्त सचिव बनाया जाता है, फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर बनाए जाते हैं, आपको बड़े बड़े जिम्मेदारियां दी जाती है। तो फिर आपकी नौकरी के आधार पे ही आपको सचिवालय के अंदर भेजा जाता है।
ठीक है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा अभी आपको 25 साल की नौकरी कलेक्टर की करवाई और सीधा लोकसभा के सचिवालय के अंदर भेज दिया, ऐसा कभी नहीं होता। पहले राज्य सरकार के अंदर, फिर सेंटर सरकार के अंदर आपका नंबर आता है। तो लोकसभा के सचिवालय के अंदर कौन होते हैं? जो यूपीएससी के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, लोग पढ़ के बने होते हैं, उनको लोकसभा के सचिवालय के अंदर भेजा जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसके अंडर में होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर में होता है। ठीक है, देख लेना, हर एक विभाग का अपना अपना क्या होता है? सचिव होता है। गृह विभाग का अपना सचिव होगा, वित्त विभाग का अपना सचिव होगा, रेल मंत्री का अपना सचिव होगा। अपने अपने सचिव का यह मतलब होता है, एक तो खुद मंत्री हो गया, और मंत्री होने के साथ मंत्री की हेल्प के लिए एक पढ़ा लिखा अधिकारी क्या होता है? उस डिपार्टमेंट का सचिव होता है। ठीक है, तो जहां पे सचिव बैठते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको सचिवालय बोला जाता है। और सचिवालय किसके अंडर में होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर में होता है। विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के नाम की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जैसे 545 सदस्य हैं, 545 में से किसी ना किसी काम को, जैसे रेल मंत्री को विदेश जाना था, ठीक है, कोई भी सांसद, कोई भी सांसद यदि विदेश जाता है, कोई भी सांसद की बात कर रहा हूं मैं, मंत्री की बात नहीं कर रहा, कोई भी सांसद अगर विदेश जाता है तो उसके नियुक्ति या नाम की नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष करते हैं। अगर किसी मंत्री को विदेश जाना तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और अगर किसी सांसद को विदेश जाना तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन का यह मतलब होता है, जैसे कोई भी आपका बिल है, बिल के अंदर आपने लोकसभा को भी बुलाया और राज्यसभा को भी बुलाया, तो इन दोनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। क्यों करेगा लोकसभा का अध्यक्ष? तो आप सीधा सा उदाहरण के लिए समझ लेना, लोकसभा होती है, उसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? 545। और राज्यसभा के अंदर कितने होते हैं? 245। यही है ना सदस्यों की संख्या। यदि देख लेना, जिसके पास में ज्यादा सदस्यों की संख्या होगी वही उसकी अध्यक्षता करेगा। तो किसके पास में ज्यादा सदस्यों की संख्या? लोकसभा अध्यक्ष के पास में ही है ना, लोकसभा के अंदर ही है ज्यादा सदस्यों की संख्या। तो इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष को संयुक्त अधिवेशन की बैठक करने की शक्ति दी गई है, या बैठक की अध्यक्षता करने की शक्ति दी गई है। सीधा सा बोल दें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके ज्यादा व्यक्ति है तो वो अध्यक्षता करेगा। इसके बाद में 6 नंबर शक्ति क्या है? संसद के विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष करता है। विभिन्न समितियां नहीं बनती क्या संसद के अंदर? संसदीय समितियां होती है, जिसको आगे बढ़ाऊंगा मैं, बहुत सारी समितियां हैं संसद के अंदर। जितनी भी समितियां बनती है उन समितियों के सदस्यों की नियुक्ति या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, कोई भी समिति होगी, जैसे केलकर समिति थी, लोक लेखा समिति थी, बहुत सी समितियां बनाई जाती हैं, उन समितियों के अध्यक्षों की या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। गणपूर्ति के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही को अध्यक्ष रोक सकता है। गणपूर्ति का अभाव होता है, जैसे 545 सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं ना लोकसभा के अंदर, तो कोई भी बैठक चल रही है या कोई भी अधिवेशन चल रहा है तो उसमें कम से कम लोकसभा की सीटों का 1/10, 1/10 का मतलब होता है, जैसे 545 है तो कम से कम 55 सदस्य प्रेजेंट होने जरूरी हैं। अगर 55 सदस्य प्रेजेंट हो गए तो उसको क्या बोला जाता है? गणपूर्ति बोला जाता है। गणपूर्ति के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही को कौन रोक सकता है? लोकसभा की कार्यवाही को अध्यक्ष रोक सकता है। ये भी पावर किसके पास में है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास में है। लोकसभा अध्यक्ष की दंडनात्मक शक्तियां क्या होती है? दंडनात्मक शक्तियां अभी ये देख लेना, अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर सकता है। कोई भी आपका अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन के अंदर देख लेना, अधिवेशन के अंदर कोई भी सांसद ज्यादा बातें कर रहा है या ज्यादा इधर उधर की बातें कर रहा है, अपनी जो लोकसभा की अनुशासनहीनता को भंग कर रहा है, तो उस अनुशासनहीनता के भंग करने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष उस सदस्य को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर सकता है। 60 दिनों तक लगातार बिना बताए छुट्टी मारता है अगर कोई भी सांसद या कोई भी मंत्री, तो बिना बताए उसकी क्या कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष सदस्यता खत्म कर सकता है। ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी दंडनात्मक शक्ति हो जाएगी लोकसभा के अध्यक्ष की। एक ही शक्ति है दंडनात्मक, एक तो होती है अभी अनुशासनहीनता पर निलंबित कर देगा, और दूसरी क्या होती है? यदि कोई बिना बताए 60 दिन की छुट्टी लेता है तो उसको क्या कर सकता है? उसकी सदस्यता को खत्म कर सकता है। अनुच्छेद के आगे पढ़ते हैं। 96 के 1 के अंदर बताया गया है, के तहत बताया गया है कि लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष या
जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होंगे। इसका ये मतलब होता है, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की चर्चा चल रही है लोकसभा के अंदर, हटाने की जब चर्चा चलेगी तो उस चर्चा के अंदर आप अध्यक्षता नहीं कर सकते, आप चाहे उपाध्यक्ष हो या अध्यक्ष हो। जब आपके खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात हो रही है या आपको हटाने की बात हो रही है, तो उस हटाने की बात के अंदर आप उस बात की अध्यक्षता नहीं कर सकते। लोकसभा के अध्यक्ष के अंदर 96 ये बात बताता है कि जब भी आपके खिलाफ आपको पद से हटाने की बात होती है ना, तो आप उस हटाने की बात को लेकर उस बात की अध्यक्षता नहीं कर सकते, यानी जब आपकी पावर क्या हो जाएगी, जो पीछे आपकी शक्तियां बढ़ाई है बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसके बाद में पढ़ते हैं अनुच्छेद 97। 97 के अंदर क्या बोला गया है? 97 के अंदर हमें यह बताया गया है, राज्यों की परिषद के सभापति और उपसभापति को लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, और जब तक की ओर से ऐसा किया जाता है और वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। जब मैंने आपको दूसरी अनुसूची पढ़ाई थी पहली क्लास के अंदर, अनुसूचियों से शुरू किया था ना भारत की राज्य व्यवस्था, अनुसूचियों के अंदर जब मैंने आपको बताया था दूसरी अनुसूची है उसके अंदर वेतन और भत्तों की बात की गई है, तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ की बात की गई है, और चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा के सदस्यों की बात की है। ये सारी अनुसूचियां मैंने पढ़ाई हुई है, पहली क्लास के अंदर देख लेना। तो दूसरी अनुसूची के अंदर जितने भी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन निर्धारित किया गया है, आपको उतना ही वेतन दिया जाएगा। लोकसभा तथा राज्यसभा के सभापति, सभापति तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति, और उप सभापति उसमें से ही चुनते हैं। इसमें अध्यक्ष कौन होता है? उसमें से ही चुनते हैं, और फिर उपाध्यक्ष को भी लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। तो इन सबको जो वेतन दिया जाएगा वो दूसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, यानी उसके अंदर जितना भी वेतन लिखा हुआ है उतना ही वेतन उनको दिया जाएगा। अनुच्छेद 98 के अंदर क्या कह रहा है के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन में एक अलग सचिवालय कर्मचारी होगा, बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी संसद के दोनों सदनों के लिए सामान्य पदों के निर्माण को रोकने के रूप में नहीं माना जाएगा। देख लेना क्या बोल रहा है, संसद के प्रत्येक सदन में एक अलग सचिवालय कर्मचारी होगा। ये बात तो मैंने आपको बताई थी भी, आपके जितने डिपार्टमेंट होंगे उस डिपार्टमेंट का एक तो मंत्री होगा, मंत्री के साथ में उस डिपार्टमेंट का एक सचिव होगा। ठीक है, सचिव कौन होता है मैंने आपको बता दिया, और यही बात 98 के अंदर बोली गई है अभी, संसद के प्रत्येक सदन के अंदर एक सचिवालय कर्मचारी होगा। यानी जैसे ये हमारा रेल विभाग है, रेल विभाग के अंदर यहाँ पे तो मंत्री बैठ जाएगा, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा इसको क्या बोला जाएगा, ये इस रेलवे डिपार्टमेंट का क्या हो जाएगा? सचिवालय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सचिवालय हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन होगा? यहाँ पे मंत्री होगा, और मंत्री से छोटा जो इस रेल डिपार्टमेंट का क्या होगा? सचिव होगा ना, वो रेल डिपार्टमेंट का जो सचिव होगा वो सबसे बड़ा अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है इस डिपार्टमेंट का। ठीक है, ये बात 98 के अंदर बताई गई है भी, हर एक डिपार्टमेंट का क्या होगा? एक सचिव होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 99 के अंदर क्या बोला गया है, संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नामित व्यक्ति द्वारा या नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रावधान लेगा। संसद के किसी भी सदस्य का मतलब यह होता है भी जितने भी सांसद होते हैं, चाहे वो सांसद लोकसभा का हो चाहे वो सांसद राज्यसभा का हो, जितने भी सांसद होते हैं उन सभी सांसदों को क्या होता है, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या होता है, उनको राष्ट्रपति के सम्मुख या राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा कोई व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है, उस व्यक्ति के सम्मुख क्या होता है, शपथ लेने का प्रावधान करना होता है। यानी शपथ लेनी होती है, मैं विधि द्वारा काम करूंगा, या जब जब मेरे को लूटने का मौका मिलेगा मैं तब तब मौका लूंगा। ठीक है, तो ऐसी शपथ लेते हैं आजकल के क्या जितने भी सांसद होते हैं। तो ये बात किसके अंदर बोली गई है? 99 के अंदर प्रत्येक संसद को क्या करना होता है, प्रत्येक संसद की शपथ की बात की गई है। और अनुसूची 3 के अंदर क्या है? शपथ का प्रावधान है। क्या है? शपथ का प्रावधान है, शपथ का प्रावधान है। ये मैंने आपको बात बताई थी जब अनुसूचियां करवाई थी। अनुच्छेद 100 पढ़ रहे हैं। इस संविधान में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर
किसी भी संसद या किसी भी सदन की किसी भी बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के अलावा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। ये देख लेना, अगर कोई भी पर्सन उठता है संसद के अंदर, लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, तो जितने भी सदस्य होंगे उसके अंदर उन सदस्यों में से बहुमत के आधार पे उस पर्सन का क्या कर दिया जाता है, हल निकाल दिया जाता है। जैसे अभी संसद के अंदर 100 सदस्य हैं उदाहरण के तौर पे, 100 में से अगर किसी ने 51 सदस्यों ने हाँ कर दी ना, तो 51 सदस्यों ने चाहे वो गलत हाँ की है चाहे वो सही हाँ की है, लेकिन उसको क्या कर दिया जाता है, सही मान लिया जाता है। ठीक है, तो के अंदर पता चल गया ना, कोई भी अगर पर्सन उठता है तो उस पर्सन को छोड़ के एक तो अध्यक्ष नहीं उस पर्सन के अंदर वोट देगा, एक सभापति नहीं देगा, दोनों को छोड़ के बाकी सभी जितने भी सदस्य हैं उसके अंदर होते हैं, क्योंकि ये तो अध्यक्ष करेंगे, यही अगर हाँ ना करने लगे तो फिर लोकसभा और राज्यसभा का क्या मतलब रह जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को छोड़ के और राज्यसभा के सभापति को छोड़ के बाकी जितने भी उपस्थित सदस्य होंगे उनके द्वारा बहुमत के आधार पर उसका हल निकाला जाएगा। आसान सी बात है। अनुच्छेद 101 101 के अंदर कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। ये मैंने आपको बात बताई थी कि आप संसद के अंदर या तो राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं या लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। ऐसा नहीं है भी आप राज्यसभा के भी सदस्य हो और लोकसभा के भी सदस्य हो, ऐसा नहीं होने दिया जाता। आपको सिर्फ और सिर्फ किसी एक सदन का सदस्य है रहना या किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, और आप एक ही सदन की अध्यक्षता या सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और संसद द्वारा कानून द्वारा उस व्यक्ति द्वारा अवकाश के लिए प्रावधान किया गया है, यानी संसद के द्वारा कानून बनाया गया है भी उस व्यक्ति को अगर अवकाश चाहिए तो अवकाश का प्रावधान भी है। यहाँ कोई भी आप मंत्री बन गया और आपने रिश्तेदारी खत्म होगी, ऐसे तो नहीं है ना, आपको काम भी पड़ता है, बहुत से काम पड़ते हैं। देखो जितनी बड़ी पोस्ट होती है ना उतनी बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। आज एक सरकारी टीचर देख लो, बहुत ही डिसिप्लिन के अंदर रहता है ना, भले ही सरकारी टीचर है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा पद होता है मंत्री का, तो पूरे देश का डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट आपके पास होता है पूरे के पूरे देश का। ठीक है, एक डिपार्टमेंट आपके पास होता है, तो आपको अवकाश भी चाहिए होता है, तो अवकाश का प्रावधान भी है जो एक सदन या दूसरे सदन में अपनी सीट के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 102 जो निर्दिष्ट करता है भी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने और कुछ शर्तों के तहत संसद सदस्य होने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अंदर क्या है, संसद के सदस्यों की क्या बोली गई है, इसके अंदर संसद के सदस्यों की क्या बोली गई है, योग्यता के बारे में बात की गई है। संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में, योग्यता का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताई थी भी भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो। दूसरा, लाभ के पद का कोई विशेष परिभाषा तो नहीं दी गई है संविधान के अंदर, लेकिन आप ऐसा है भी कि किसी भी साइड से सरकार की तरफ से कोई अर्निंग नहीं आती हो आपके, उसको लाभ का पद बोला जाता है। ठीक है, ये देख लेना, संसद के प्रत्येक सदस्य के द्वारा ये बोला गया है, संसद के प्रत्येक व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा ना उसके अंदर उसकी योग्यता का निर्धारण किया गया है। लाभ के पद पर न हो, जो आयु मैंने आपको बताई थी भी राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ये आपकी आयु पूर्ण होनी चाहिए। आप पागल न हो, आप दिवालिया न हो, और लाभ के पद पर न हो, भारत का नागरिक हो। ये जो कुछ योग्यता या कुछ शर्तें होती हैं उन सब के बारे में कौन किसके अंदर बताया गया है, अनुच्छेद 102 के अंदर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं अनुच्छेद 103 103 के अंदर क्या बताया गया है, सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्न उठता है तो वह प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चय करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। किसको निर्दिष्ट किया जाएगा, चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को, ये बात याद रखनी है, चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। अब ये जो व्यक्ति आपने चुन के भेजा है आपने इसकी योग्यता चेक नहीं की। ये देख लेना 103 के अंदर, 102 के अंदर तो उसकी योग्यता के बारे में बताया गया था, 103 के अंदर क्या बताया गया है, सदस्यों की निर्भरता से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, यानी अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर लोकसभा का कोई व्यक्ति है चाहे वो राज्यसभा का कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ ये प्रश्न उठता है भी आपके पास ये योग्यता नहीं है, या आप पागल हैं, या आप दिवालिये हैं, या आपके ऊपर कर्जा है, या आप किसी लाभ के पद पर हैं, तो इन सभी का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति निर्धारण करने के लिए किसके पास भेजेगा, चुनाव आयोग के पास। ये बात कहां बोली गई है, 103 के अंदर। अनुच्छेद 104 के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति
शपथ लेने से पहले अगर सदन में बैठता है या अगर कोई व्यक्ति जो सदन में बैठने के अयोग्य है लेकिन फिर भी अगर वह सदन में बैठता है और मतदान में भाग लेता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। आप संसद में बैठने या सदन में बैठने के लिए अयोग्य करार कर दिए गए हैं। आपके पास सदन में बैठने के लिए योग्यता नहीं है, आप फिर भी सदन के अंदर जाते हैं और सदन के अंदर जाने के लिए